आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CSFE। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर आधारित है। कल की क्लास जिसमें हुई थी, हमने वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड पर बात की थी, साथ ही हमने हाई स्पिन लो स्पिन पर बात की थी। उसके साथ ही हमने छोटे छोटे और 2-3 पॉइंट्स थे कि स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में। अब हम ये देखते हैं कि स्प्लिटिंग के बाद उनके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे होता है, उनके ऑर्बिटलों में एनर्जी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो उसके क्रिस्टल को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे आपको कंपेयर करना है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन था कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में कौन सबसे ज्यादा हायर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ये कंपैरिजन किस प्रकार से आप कर पाएंगे, ये आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और उनके कौन कौन से फैक्टर है जो उन्हें अफेक्ट करते हैं, ये पॉइंट्स है जो आप चर्चा करेंगे आज। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन, डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSE और एप्लीकेशन और लिमिटेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें डल चुका है धोखे से, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो किस पर आधारित है। जैसे आपको पता होगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने बताया था कि जितने भी प्रकार के d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन में उसकी जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, वो सभी के सभी एनर्जी इक्वल होती है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? चलिए मैं बताता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने बताया था कि सभी ऑर्बिटल की एनर्जी प्रीवियसली इक्वल होती है, और जैसे उसके इक्वल होने का कारण कि सभी के सभी डीजेनरेट होते हैं, और जैसे ही उसमें कोई लिगेंड जो है इंटर करता है तो उसकी जियोमेट्री मेटल के ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल की जियोमेट्री को वो चेंज करता है। चेंज करने के कारण उसकी एनर्जी स्प्लिट होती है और बताती है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी पहले के एक्साइटेशन एनर्जी की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। उस बेसिस पे आप ये बता पाते हैं जो जितना डिफरेंस आएगा उसकी एनर्जी में प्रीवियसली जब वो स्प्लिट नहीं हुए थे, और आफ्टर स्प्लिट होने के बाद जब उनकी एनर्जी चेंज होती है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जांपल पर बात करते हैं। जैसे आप एक टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल में मैंने दोनों कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल लिया हुआ है, हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको दिख रहा है। इसके ग्राफ पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, और उसके बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं उस पॉइंट्स पर उसकी एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और उसके बाद इसके बाद जब उसमें स्प्लिटिंग होती है, एनर्जी स्प्लिट होता है, कुछ इस प्रकार से एनर्जी स्प्लिट होती है। जैसे आपको पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg ऊपर की तरफ जो एक्सियल होगा वो, और T2G नीचे की तरफ जो नॉन एक्सियल है। अब आप ध्यान देंगे ये हमारा ग्राउंड लेवल एनर्जी है, उसकी तुलना में इसकी एनर्जी हमेशा ही हाई रहेगी, याद रखना, ठीक है। उसकी तुलना में इसकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है इस पॉइंट में, इस पॉइंट के बाद जब उनकी एनर्जी स्प्लिट होती है तो इसके बीच का एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो लिगेंड पे डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा या जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, ये गैप उतना बड़ा होते जाता है। लेकिन इसके बावजूद गैप छोटे या बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। आपको याद ये रखना है कि Eg और T2G के जो सेंटर पॉइंट है, यहां से उनके ऑर्बिटलों में एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा आपका CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है,
से थोड़ा बताता हूं मैं। जैसे आपको पता होगा T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं और EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं। तो जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है T2G, उसमें 3 ऑर्बिटल और ऊपर की तरफ वाले 2 ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल होती है। एक पॉजिटिव साइन की तरफ जाएगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, और एक नेगेटिव साइन की तरफ जाएगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन, मैं ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बता रहा हूं कि इनके EG वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE वैल्यू जो होता है वो 0.6 होता है। कितना होता है? 0.6 होता है, और ये सामने में प्लस के साथ जाएगा। ठीक वैसे ही T2G वाले ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो 0.4 होती है, लेकिन ये किसके साथ आएगी? माइनस के साथ। क्या क्या बोला, समझ में आया आपको? स्प्लिट होने के बाद ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट होती है। EG वाले ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी जो होती है वो प्लस होगी, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हमेशा याद रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस 0.6 होगी फिलहाल, और T2G में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 0.4 होगी। इसे एक छोटे और एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। ये समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी EG के लिए प्लस 0.6 होगी और T2G के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइनस 0.4 होगी। EG और T2G के लिए ये दोनों अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं। अब आप टेबल पे आ जाइए। टेबल पे आप देख रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का दो अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है। जैसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में एक D0 के लिए CSFE वैल्यू 0 इंडिकेट किया गया है, देख लीजिए, और D1 के लिए एक D1 है, तो D1 का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो जो आपको बताया था मैं, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए चल रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल में EG कहां रहेगा? ऊपर, और T2G कहां रहेगा? नीचे रहेगा। तो T2G कहां है फिलहाल? अभी नीचे। तो नीचे नीचे होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एनर्जी कितनी होगी? 0.4। किस में आएगा? ये माइनस में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, किस में आएगा? ये माइनस 0.4 आएगा। अगर D2 में देखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, तो D2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का माइनस 0.4 और माइनस 0.4 कितना हो जाएगा? प्लस 0 माइनस 0.8 हो जाएगा। अगर आप D3 में देखेंगे तो D3 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा माइनस 0.4, माइनस 0.4 और माइनस 0.4, कितना हो जाएगा? माइनस 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 1.2। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आएगा D4, इसके बहुत ध्यान सुनना। D4 में 4 इलेक्ट्रॉन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन जम करके कहां जाएगा? EG में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? EG में, क्योंकि आपको बताया था मैंने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में एनर्जी गैप कम होता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जम करके कहां जाएगा? EG में जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन गया EG में, EG में जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का EG वाला वो पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि EG के लिए प्लस 0.6 होता है। क्या होता है? प्लस 0.6 होता है। अब ध्यान सुनिएगा, अब T2G के 3 इलेक्ट्रॉन का CFSE वैल्यू होता है माइनस 1.2 और एक इलेक्ट्रॉन जो EG में गया उसका एनर्जी हो गया प्लस 0.6, तो माइनस 1.2 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा? माइनस 0.6 हो जाएगा। माइनस 0.6 उसमें क्या हुआ? माइनस हो गया प्लस होने के कारण। तो D4 में आपका CFS वैल्यू कितना आएगा? माइनस 0.6 आएगा। ये माइनस नहीं इंडिकेट है लेकिन माइनस आएगा। अब उसके बाद आएगा D5। D5 में 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है और 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? EG में है। तो 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का कुल CFSE वैल्यू होता है माइनस 1.2 और EG में चला गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन का CFS वैल्यू कितना हो रहा है? प्लस 0.6 प्लस 0.6, मतलब ऊपर वाले का मान कितना हो गया? प्लस 1.2 और नीचे का मान कितना है? माइनस 1.2। तो प्लस 1.2 और माइनस 1.2 दोनों मिलाकर कितना हो गया? 0।
किसमें हुआ 0? D5 में। ये ऐसे अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है कि किस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFAC वैल्यू 0 होता है। तो सबसे पहले तो D0 में 0 होता है, और दूसरा किसमें हुआ? D5 में। और ऐसा केस कहां पे आएगा आपका? D10 में। 3 केस ही ऐसी आएगा जिसमें CFAC वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सभी के लिए क्या होगा? 0, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता हो। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन में D0 है, D5 है या D10 है, तो उसका CFAC वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम मूव करते हैं लो स्पिन की तरफ। लो स्पिन में आपको मैंने बताया था कि हाई स्पिन और लो स्पिन में केवल 4 ही ऐसे कैटेगरी हैं जो हाई स्पिन से अलग है, डिफरेंशिएट है। इसलिए हम केवल 4 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला आता है D4। आपको याद होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एनर्जी गैप क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। एनर्जी गैप बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इधर देख लीजिए, इसका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। अब T2G में इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए T2G का मान कितना होता है? -0.4। और यहाँ पे है कितने? 4। तो -0.4, -0.4, -0.4 कितने बार हुआ? 4 बार। तो इसका मान कितना हो जाएगा? -1.6। कितना हो जाएगा? -1.6। यहाँ पे माइनस और प्लस का मतलब केवल इससे है कि वो अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ आता है, मतलब कम होने की तरफ आता है, इसलिए उसके मान माइनस और प्लस में इंडिकेट करते हैं। लेकिन वैल्यू इसका इंडिकेट जो होगा वो हमेशा नंबर पे जाएगा, प्लस और माइनस पे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 वैल्यू D4 का सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा हाई स्पिन के कंपैरिजन में। उसके बाद D5 में भी देखेंगे तो उसके लिए इसका मान हो जाएगा एक -0.4 और बढ़ेगा, तो हो जाएगा 2। उसके बाद D6 में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो हो गया 2.4। मैक्सिमम मान 2.4 होता है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आपने देखा कि D6, D5, D7 और D8 के मान सबसे हाईएस्ट हैं, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में D3 और D8 के मान सबसे हाईएस्ट होंगे। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है और आता है कि किस स्पिनिंग में, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFAC वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि लिगेंड फील्ड का वैल्यू, मतलब ये देखा जाता है कि लिगेंड के आने के बाद उसका एनर्जी कितना है, और उसके आइसोट्रोपिक फील्ड, मतलब उसके पहले से जो एनर्जी, जो एक्साइट होने से पहले की जो उसकी एनर्जी थी, उस एनर्जी और लिगेंड फील्ड की एनर्जी का जो डिफरेंशिएशन रहेगा, वही आपका CFAC वैल्यू कहलाता है। इसे डेल E की तरह इंडिकेट किया जाता है। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए इसके इंडिकेशन अलग अलग होते हैं। लाइक अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये डेल O की तरह इंडिकेट किया जाएगा, अगर टेट्राहेड्रल है तो डेल T की तरह इंडिकेट किया जाएगा, और अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इंडिकेट किया जाएगा डेल SP की तरह। डेल O ऑक्टाहेड्रल के लिए, डेल T टेट्राहेड्रल के लिए, और डेल SP स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। स्प्लिटिंग के आधार पर इसके वैल्यूज जो है, एनर्जी जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल कभी भी चेंज नहीं होती। हमेशा टोटल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल सभी का इक्वल ही रहेगा, स्प्लिटिंग अलग अलग आता है। अब अगला आता है कि CFAC वैल्यू जो रहता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कब उसके वैल्यूज जो है इंक्रीज होते हैं और कब उसके वैल्यू डिक्रीज हो सकते हैं, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है जियोमेट्री। आपको याद होगा कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग पैटर्न के बेसिस पे उनकी एनर्जी जो होती है बदलती है। जैसे आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न अलग है, तो उसकी एनर्जी अलग होगी। कैसे अलग होगी एनर्जी? जैसे आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे है और Eg ऊपर है। T2G नीचे है और Eg ऊपर है, तो T2G में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और Eg में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 4। ऑक्टाहेड्रल के लोअर एनर्जी स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन और अपर एनर्जी स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन टेट्राहेड्रल में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, स्प्लिटिंग अलग होने के कारण।
स्प्लिटिंग पैटर्न अलग होने के कारण टेट्राहेड्रल में Eg नीचे आता है और T2G ऊपर चला जाएगा। तो Eg नीचे आने के कारण Eg वाला जो वैल्यू होगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आता है वो नीचे आएगा और टेट्राहेड्रल में 6 इलेक्ट्रॉन वाला पैटर्न ऊपर जाता है। यही स्क्वायर प्लेनर के लिए भी अलग होता है। तो CFSE वैल्यू को अफेक्ट करने में या इसको डिसाइड करने में, निकालने में स्प्लिटिंग पैटर्न का बड़ा योगदान रहता है। दूसरा आता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाता है धीरे धीरे CFSE वैल्यू भी चेंज होते जाता है। ये भी तो आपने जस्ट पहले वाले एग्जांपल में देखा होगा। साथ ही स्पिन पेयरिंग एनर्जी, इस पे हम थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे। याद रखेंगे कि जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो पेयरिंग के लिए CFSE वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है कि पेयरिंग होनी है कि नहीं होनी है। पेयरिंग होगी तो भी डिपेंड करेगा कि पेयरिंग हो सकती है नहीं हो सकती है। ये दो आपको याद होगा। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में मैंने बताया था कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग नहीं होती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग होती है। वो डिपेंड करता है उसके CFSE वैल्यू के आधार पर। और लास्ट आता है आपका लिगेंड कैरेक्टर, जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी कम होती है और इसलिए उसके CFSE वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि ये 4 पॉइंट जो अब मैंने इंडिकेट किया हुआ है, चारों के चारों पॉइंट CFSE वैल्यू को डिसाइड करने में किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में ये इंडिकेट करता है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है। मैंने एक बात आपको बताया था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए आप हमेशा देखेंगे कि वो किस पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑर्बिटलों की आपस की एनर्जी को अलग अलग करता है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल को कभी चेंज नहीं करता। जो आपने देखा टोटल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल की एनर्जी अगर वो फुलफिल्ड है तो हमेशा से उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैंने ये ऑक्टाहेड्रल के लिए इंडिकेट किया हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए है, जिसमें T2G में माइनस में 0.4 आता है, जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए इसमें ये एक आपको एग्जांपल दिख रहा होगा। इसमें Eg ऊपर की तरफ है और T2G नीचे की तरफ है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटीज है, 4 इलेक्ट्रॉन, और हर की वैल्यू कितना आएगा, 0.6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आने की संभावना है और सभी की एनर्जी है 0.4। ऊपर वाला प्लस में इंडिकेट होगा जो कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे और नीचे वाला माइनस में इंडिकेट होगा। ये आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। ये बेसिक है जो आपको याद रहना चाहिए, आगे आपको काम आएगा। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो CFSE वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ये तो आप याद रखेंगे। इसमें एक पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इफ डेल ओ मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE वैल्यू डेल O इज लेस देन द स्पिन पेयरिंग एनर्जी, हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आएगा। और अगर डेल O का मान ग्रेटर आता है, बड़ा आता है, तो लो स्पिन का एग्जांपल आपको नजर आएगा। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एक आध कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्पिन की पेयरिंग होनी होती है, जैसे आपको पता होता है हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। मैं दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं D4 की बात कर रहा हूं, अच्छे समझना इसको, ये यहां से क्लियर हो जाएगा। D4 में मैंने काउंट किया टोटल, ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहा हूं, याद रखना किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करते हैं एक हाई स्पिन की। हाई स्पिन में एनर्जी गैप थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। मैंने आपको बताया था एनर्जी गैप हाई स्पिन में कम मिलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, कम है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा समझना ना। तो नीचे के लिए इसका मान कितना होता है, -0.4, और ऊपर के लिए इसका मान होता है +0.6, याद रखना ना। अब ये टोटल मान यहाँ से देखिएगा, इसमें एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होने के कारण नीचे का जो ओवरऑल वैल्यू है वो आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, नीचे का ओवरऑल वैल्यू आएगा -1.2। क्या आएगा, -1.2, और ऊपर का मान आएगा +0.6। -1.2 और +0.6 को आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा -0.6।
ये याद रखना। ये क्या हुआ, पेयरिंग नहीं हुई है तब है। पेयरिंग नहीं है मतलब कौन सा, ये आई स्पिन है। अब आते हैं दूसरे में, जब पेयरिंग होगा, जब एनर्जी गैप बहुत बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है, सॉरी पेयर होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर होगा, और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अनपेयर्ड होंगे। अनपेयर होने के कारण इसमें चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे है, और नीचे होने के कारण सभी के लिए मान आएगा -0.4, -0.4, -0. तो इसका टोटल मान आ जाएगा -1.6। -1.6 आया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पेयरिंग हुआ। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, अगर 10 DQ वैल्यू, 10 DQ मतलब डेल ओ की एनर्जी को बोलते हैं 10 DQ। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर का मान 0.6 होता है, नीचे का मान 0.4 होता है, मतलब टोटल मान कितना होता है, 1 होता है। इसे आप 10 में डिवाइड करेंगे तो इसको 10 DQ भी कहा जाता है। तो 10 DQ मान अगर 10 DQ से ज्यादा आ रहा है तो पेयरिंग होगी, ये हमेशा याद रखना। जैसे इधर का मान कितना आया, 1.6 आया, मतलब 1 से ज्यादा आया, 1 से ज्यादा आया मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगा। और अगर 1 से कम आता है तो इसमें पेयरिंग नहीं होता है। इसलिए याद रखना कि मैग्नीट्यूड जो रहता है या डेल ओ का जो मान रहता है वो हमेशा इंडिकेट करता है लार्ज वैल्यू है। तो आप याद रखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पी का वैल्यू हमेशा से डेल ओ की तुलना में कम रहेगा, तो पेयरिंग होगी। मतलब वो पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये कि जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए, पेयरिंग करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर वो एनर्जी 10 DQ से ज्यादा है, वो एनर्जी 10 DQ से ज्यादा है तो आप पेयरिंग करेंगे, और अगर कम है तो पेयरिंग नहीं करेंगे। तो 10 DQ मतलब 1 से ज्यादा है तो पेयरिंग होगी, और 1 से ज्यादा नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। इसे कहते हैं स्पिन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, आगे भी आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उनके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है सेंटीमीटर इनवर्स में, और डेल ओ के मान जो है वो इंडिकेट किए गए हैं। ये सारे मान आपको आसानी से बुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले टाइटेनियम का एग्जांपल दिख रहा होगा, ये D1 का एग्जांपल है। D1 का मान है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। वैनेडियम वाला D2 का मान है, वैलेडियम के वाटर के मॉलिक्यूल 3+ वाला ये D3 का मान है, क्रोमियम का D4 का मान है। वैसे ही अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मान है। ये 10 DQ पर आधारित नहीं है, ये सेंटीमीटर इनवर्स पर आधारित है। इस पर आधारित आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज किस प्रकार से निकाले जाएंगे, हम इसे आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन और लिमिटेशंस में। नेक्स्ट आएगा कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। पहला आता है इसमें चार्ज ऑफ द मेटल आयन। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक छोटा एग्जांपल है, वैनेडियम का एग्जांपल है 2+, चार्ज पे इसका वैल्यू है 11,800। और वैनेडियम का एक दूसरा एग्जांपल है, वैनेडियम जब 3+ होगा तो इसका एग्जांपल है 17,000। आप देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेम कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल में उसके चार्ज, मेटल आयन के चार्ज बदलने से उसकी वैल्यू बदल जाती है। रीजन आपको समझ ना चुका होगा, क्योंकि उसके चार्ज बढ़ने से उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज छोटे होने से उसके साथ बाइंडिंग जो लिगेंड है, उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ उसका जो रिपल्शन है वो ज्यादा होने के कारण दोनों में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण उसका डेल ओ की वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। दोनों सेम कॉम्प्लेक्सेस है, केवल दोनों में चार्ज का डिफरेंस है। वैसे ही आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जैसे एग्जांपल है 3D, 4D और 5D। तो जितना बड़ा वो ऑर्बिटल रहेगा उसके लिए उसका CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उतनी ही क्या होगी, डिफर करेगी, उतनी वैल्यू उसका डिफर करेगा। इससे मैंने 3 एग्जांपल दिया, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। तीनों के अलग अलग एनर्जी है। जितने ज्यादा बड़ा वो ऑर्बिटल्स में रहेंगे उसके लिए CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो रहेगा वो उसे स्प्लिट होने के लिए पर्याप्त स्पेस मिलेगा, इसलिए उसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट वैसे ही आएगा आपके लिए नेचर ऑफ लिगेंड, मैंने आपको बताया था। इसमें एक पर्टिकुलर सीरीज आती है जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर किसी लिगेंड के मैग्नेटिक मोमेंट पे। जितना ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा, तो उसका फील्ड जो रहेगा, लिगेंड का फील्ड उतना मैक्सिमम रहेगा। इसमें इंडिकेट किया है मैंने कि कार्बोनिल का, साइनाइड का,
सबसे ज्यादा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है। तो उसके लिए ये एनर्जी गैप जो रहेगा दोनों ऑर्बिटलों के बीच Eg और T2 जी के बीच, वो उतना बड़ा आएगा। तो उसके लिए CF वैल्यू भी उतनी क्या आएगी, बड़ी आएगी। अगर उसकी जगह में वाटर मॉलिक्यूल या हैलोजन आएगा तो उसके लिए ये गैप कम हो जाने से वो हाई स्पिन की तरह बिहेव करेगा। वैसे स्थिति में CF वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आएगा नेचर ऑफ लिगेंड। इस सीरीज को जो अरेंज किया गया है, धीरे धीरे CFS उनके डायपोल मोमेंट के या फील्ड के बेसिस पे जो अरेंज किया गया है लिगेंड को, उस ऑर्डर को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के और आयन दिखाई देंगे। कुछ आयन इसमें मिसिंग है, वो आप बुक से देख सकते हैं। इसमें कुछ आयन मिसिंग है जैसे EDTA और ऑक्सलेट, ये इसमें एग्जाम्पल में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, आप मेन बुक में आप देख सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो कैलकुलेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है D7 का ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, आप देख लीजिए D7 का एग्जाम्पल होगा। D7 में पेयरिंग हुई है और पेयरिंग के बाद की एनर्जी है, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, CFS वैल्यू, ये आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू है ये वाला वैल्यू। और पेयरिंग हुआ है, 2 बार पेयरिंग हुआ है, ये देख लीजिए 2 बार पेयरिंग है तो 2p है। और सिंगल पेयरिंग होने पे 1p आता। ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने सबसे पहले बताया था, E लिगेंड फील्ड माइनस E आइसोट्रोपिक फील्ड, उसमें वैल्यू रखने पर आपको ये एग्जाम्पल रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। इसे आप पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं, 4/5 है, उसे आप पॉइंट्स पे भी निकाल सकते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल में आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नजर आ रहा होगा। इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होने से पेयरिंग हुई है और ये वीक फील्ड का है, ध्यान दीजिए, ये वीक फील्ड का है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का है इसलिए इसके लिए एनर्जी हाई होगी। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से एनर्जी हाई होती है और वीक फील्ड से एनर्जी लो है। दोनों D7 कॉम्प्लेक्सेस हैं लेकिन दोनों में एनर्जी डिफरेंसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें पेयरिंग 3 बार हुई है, इसमें 3p वाला आएगा, देख रहे हैं। इसमें पेयरिंग 2 बार हुआ है, इसमें 2p वाला आएगा, ये ठीक है। ये दोनों एग्जांपल देख सकते हैं। ये हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेटा है पेयरिंग के साथ, ये आप देख सकते हैं। जिसमें जिसमें प्लस p लिखा होगा वहां से पेयरिंग स्टार्ट हुआ है, वो डेटा हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों में। मैंने आपको बताया लो स्पिन में इसके मान मैक्सिमम होंगे, वैल्यू बहुत हाई दिखाई देंगे ये, क्योंकि पेयरिंग इसमें ज्यादा होती है इसकी तुलना में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में। सेम वैसा ही है, ऑक्टाडल प्रीफर ज्यादा करेगा, ऑक्टाडल का डेटा निकालने में आपको ज्यादा आसानी होती है। और ऑक्टाडल और टेट्राडल के बीच में 4/9 का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स का CFSE वैल्यू ज्यादा होगा किसकी तुलना में, टेट्राहेड्रल की तुलना में। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में, और उससे भी ज्यादा होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। तो मैक्सिमम स्क्वायर प्लेनर का CFSE वैल्यू हाईएस्ट होगा, देन आफ्टर ऑक्टाहेड्रल, देन आफ्टर टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये आपका टेट्राहेड्रल का एनर्जी गैप आपको दिखाई दे रहा होगा और ये टेट्राहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में 4/9 का डिफरेंशिएशन रहता है, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सेम उसी के लिए है, ऑक्टाहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल के लिए कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होगा और टेट्राहेड्रल का कम होगा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ये कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं। CFEC वैल्यू के बेसिस पे आप ऑक्टाहेड्रल साइड प्रेफरेंस एनर्जीज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में एक कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसके एप्लीकेशंस हैं, इस बेसिस पे आप हाइड्रेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास CSFL वैल्यू का ज्यादा है इसमें, हालांकि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपके सिलेबस में इंडिकेट नहीं है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ CFSE वैल्यू वो इंक्लूडेड नहीं है, कुछ मल्टीपल टेबल्स इंक्लूडेड नहीं है, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो।